हेलो दोस्तों। अब तक हमने कई क्राइम स्टोरीज सुनी है, लेकिन आज की जो कहानी है वो सुनकर मैं खुद सोच में पड़ गई। ऐसा लगा मानो इस दुनिया में इंसानियत है भी या नहीं। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो अपनी स्थिति की वजह से खुद को बचाने का प्रयत्न तक नहीं कर पाई। आज की कहानी बड़ी इमोशनल है। एक लड़की की जिसकी जिंदगी मानो 16 घंटे के सफ़र में बदल सी जाती है। ये केस की गुनहगारों को कोर्ट यूं सज़ा देती है, ये सुनकर आप हिल जाएंगे। ये कहानी है प्रीति राठी की। 1 मई 2013 को करीब 3:40 को दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन रवाना हुई। ये ट्रेन का नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन से पैसेंजर्स 16 घंटे की यात्रा कर मुंबई पहुंच जाते। कई लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते, कई लोग अपने घर मुंबई को वापसी करते, और प्रीति राठी जैसे लोग अपनी आंखों में सपने लिए मुंबई में कुछ बनने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। प्रीति राठी की उम्र 23 साल है। बड़ी मेहनत करने के बाद प्रीति को इंडियन एयरफोर्स में नर्स की नौकरी मिली है। बहुत दिनों की मेहनत सफल हुई जब प्रीति ने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उसे ये नौकरी मिली। प्रीति को लगा जैसे इससे अच्छा उसके साथ और क्या हो सकता है। अपने दिल में खुशी और एक जज्बा लेकर प्रीति गरीब रथ से दिल्ली टू मुंबई जा रही थी, और उसके साथ पापा और मौसी भी मुंबई आ रहे थे। उनको लगा कि प्रीति को शुरुआती दिनों में शायद मदद लग सकती है। नई जगह है, नया शहर है, तो प्रीति को बस शुरुआत में अकेला नहीं छोड़ते, वरना अपनी बच्ची पर उनको इतना भरोसा था। अपनी देखभाल और अपने करियर वो दोनों ही बड़ी खूबी से संभालने के लायक है। अब ट्रेन भरी हुई है, लेकिन एक आदमी प्रीति को बार बार लगातार देख रहा है। यह आदमी सामने नहीं बल्कि चुप चुप कर प्रीति को देख रहा था। उसकी बस प्रीति के हरकतों पर नज़र थी, लेकिन साथ ही साथ वो ध्यान दे रहा था कि प्रीति गलती से उसको देख ना ले, क्योंकि अगर वो उसे देखेगी तो शायद इस आदमी को पहचान जाएगी। 16 घंटे का सफ़र था, तो यह आदमी पूरा टाइम प्रीति और उसके पापा मौसी को देखता रहता। अगला दिन हुआ, यानी 2 मई को सुबह 8 बजे के आसपास ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंची। प्रीति अब अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आ ही गई है। अपने बैग्स लेकर प्रीति, उसके पापा और मौसी प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। प्रीति के साथ साथ बाकी पैसेंजर्स भी ट्रेन से अपना सामान लेकर उतर गए। वो लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर टैक्सी या ऑटो लेकर अपने ठिकाने जाने वाले रहते हैं। सुबह का टाइम और मुंबई जैसा शहर, तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, और प्रीति अपने मासी पापा से थोड़ा दूर चलने लगी, या मानो सारे आगे पीछे होकर चलने लगे। जैसे ही प्रीति अकेले चलने लगी, एक जवान आदमी आकर प्रीति के बाएं कंधे पर हाथ रखता है। अब कोई अचानक कंधे पर हाथ रखेगा तो यह इंसान का नेचर है कि वो पीछे पलटकर देखता है। अब प्रीति ने भी वही किया। इतने में उसने देखा, वो आदमी के पास दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का डब्बा था, जो वो प्रीति के चेहरे और छाती पर उछाल देता है। वो जो कुछ भी था च्यवनप्राश के डिब्बे में, उसकी कुछ छींटे प्रीति के आसपास चलते पैसेंजर्स और मासी पापा पर भी गिरते हैं, और अचानक वो लोगों को तेज जलन महसूस होने लगती है। इतने में प्रीति जोर से चिल्लाती है। प्रीति के चेहरे, गले और छाती पर उछाली वो चीज़ से प्रीति को पूरे बॉडी में जलन महसूस होने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। जलन इतनी ज़्यादा थी कि उससे आंखें भी खोली नहीं जा रही थी। आसपास के लोग जलन से और प्रीति को देखकर चिल्लाने लगे, और इससे पूरे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी हो जाती है। वो जवान आदमी च्यवनप्राश के डिब्बे की चीज़ उछालकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है और प्रीति को बेहाल कर देता है। अपने आँखों में सपने लेकर आई प्रीति को मुंबई शहर ठीक से देखने तक नहीं मिलता।
वो बस ज़ोर ज़ोर से अपने शरीर पर महसूस होने वाले जलन को झेल रही थी। ये सब देखकर कोई एम्बुलेंस बुलाता है और प्रीति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल इमीडिएटली प्रीति का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। प्रीति के आँख और आधे से ज़्यादा शरीर खराब हो जाता है। चेकअप से डॉक्टर्स को पता चलता है कि प्रीति पर तेज़ाब डाला गया है। वो जवान लड़के ने च्यवनप्राश के डिब्बे में तेज़ाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड लाया था और प्रीति पर फेंक देता है। ये 23 साल की लड़की नर्स बनना चाहती थी, एयरफोर्स में हमारे जवानों की मदद करने वाली थी, और आज उसके साथ ऐसा हो जाता है। वो नर्स की पढ़ाई करके भी खुद की मदद नहीं कर पा रही। इतने सालों से उसने सपने देखा था कुछ बनने का, और जब समय आया तो वो आज आधे जले शरीर के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। प्रीति के ट्रीटमेंट के लिए उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमाया जाता है। डॉक्टर्स चाहते कि प्रीति बस कैसे भी कर रिकवर हो जाए, इसलिए उसे एक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कर फिर दूसरे हॉस्पिटल घुमाया जाता है। धीरे धीरे न्यूज़ में भी इसकी खबर फैल जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि दिल्ली से आई हुई एक जवान लड़की पर किसी ने बांद्रा स्टेशन पर एसिड अटैक कर दिया। लोग ये सब सुनकर एकदम आक्रोश में आ जाते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी प्रीति को ट्रीटमेंट के लिए पूरी सहायता करती है। प्रीति की हालत बहुत गंभीर रहती है, लेकिन वो थोड़ी ताकत लगाकर डॉक्टर से पूछती है कि वो कब तक ठीक होगी। उसकी आंखें ठीक तो है ना, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर्स उसे बस यही बोलकर दिलासा देते कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा मत सोचो। लेकिन असलियत तो ये थी कि प्रीति की आंखें बुरी तरह खराब हो चुकी थी। वो शायद ही कभी दोबारा देख सकती। प्रीति को अपने खुद की हालत पर तरस आता। वो हमेशा यही बोलती कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, क्यों किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। उसने अपने आप को वो हादसा होने के बाद से देखा ही नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि वो अभी कैसी दिखती है। वो ये भी नहीं समझ पाती कि वो तेज़ाब से उसके शरीर कितना घायल हुआ है। वो बेचारी बस इंतज़ार करती कि मेरे आंखें ठीक हो जाए, ताकि वो अपने आप को और अपने आसपास वालों को देख सके। डॉक्टर्स जानते थे कि वो बहुत बुरे हालात में है, लेकिन उसे बस हौसला देते और कहते कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो अपनी बातें बोलने का प्रयास भी करती, लेकिन गले पर तेज़ाब लगने के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पाती, और जब भी बोलती तो बहुत दर्द महसूस करती। इसलिए वो पेपर और पेन मांगकर लिख कर बोलने का प्रयास करती। आंखें खराब थी तो वो बिना देखे ही लिखती। ऐसे कई दिन बीते, या एग्जैक्टली कहूँ तो 1 महीना बीता, जब वो दिल्ली से मुंबई आई थी। वो इतने दिन अपने आप से एक जंग लड़ रही थी और खुद को हौसला देकर वो जिंदा थी। लेकिन 1 महीने बाद यानी 1 जून 2013 को प्रीति का देहांत हो जाता है। 1 मई को वो आंखों में सपना लेकर मुंबई आई थी, और 1 जून को वो मुंबई से दिल्ली वापस महज एक लाश बनकर जा रही थी। पूरे हौसले के साथ वो जाती है और मौत लेकर वापस आती है। जो माँ बाप ने उसे खुशी से रवाना किया था, वो आज रोकर अपना टूटा दिल समेट रहे थे। 23 साल में जहाँ प्रीति का परिवार उसकी डोली सजाने के सोचता, वो आज उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे। दिल्ली में प्रीति की अंतिम यात्रा की सारी क्रियाएं होती है। मरने के पहले, क्योंकि प्रीति में उतनी शक्ति नहीं रहती, तो वो कभी कभी अपने पापा को बोलकर कुछ न कुछ मैसेज लिखवाती। जब प्रीति का देहांत हुआ तो ये केस न्यूज़ मीडिया में भी फैला हुआ था, तो प्रीति के पापा ने वो लेटर और मैसेज मीडिया को बताया। कुछ ऐसा लिखा होता है उन लेटर्स में। मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला वो आदमी गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ नहीं होती
तो उस दिन शायद ही मैं बच पाती। अब तक अपने घर में सबको पता लग गया होगा, मम्मी और टेंशन में होगी। मैंने आईएनएस की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पकड़कर मैं बेहद खुश थी। ये नौकरी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, पर अब मेरी नौकरी भी शायद चली गई होगी। यहाँ मुझे डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे, सर्जरी कब होगी, प्लास्टर कब हटेगा। कल शाम से हाथ की मूवमेंट में भी बहुत पेन है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरी आंखें ख़राब है क्या, तो डॉक्टर ने बोला मेरी आंखें थोड़ी ख़राब है। उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट होने तक मैं देख नहीं पाऊँगी और ट्रांसप्लांट तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा चेहरा ठीक नहीं हो जाता, तब तक सर्जरी नहीं हो पाएगी। पापा, मुझे निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते देखने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन अब मुझे सुंदर भी नहीं दिखना। निक्की और तन्नू प्रीति के छोटे भाई बहन थे। ये अलग अलग लेटर्स में लिखे हुए बातें प्रीति के पापा ने मीडिया हाउसेस को बताई। उसके पापा ने ये भी बताया कि प्रीति हमेशा पूछती रहती कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी ये हालत किसने की, क्या वो आदमी पकड़ा गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अफसोस प्रीति को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला। वो आदमी भी अब तक पकड़ा नहीं गया था और इसलिए प्रीति ये तक नहीं जान पाई कि आखिर वो आदमी है कौन। इधर दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से जितना हो सके उतना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत या सुराग नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उनको भी दिल्ली पुलिस की तरह कोई सुराग नहीं मिलता सिवाय सीसीटीवी कैमरा फुटेज के। बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर यह एसिड अटैक हुआ वहाँ पर आसपास के कैमरा की रेंज नहीं पहुँच रही थी। इसलिए आसपास के कैमरा वो हादसा कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच एक कैमरा की फुटेज मिलती है मुंबई पुलिस को, जिसमें एक जवान लड़का बहुत घबराकर प्लेटफॉर्म पर भागते नजर आता है। अब पुलिस गौर करती है कि कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ भाग भी रहे थे, लेकिन ये जो आदमी भाग रहा था उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ रहा था मानो उसने कुछ गलत देखा या किया हो। लेकिन वो फुटेज इतनी धुंधली रहती है कि पुलिस उस फुटेज से लड़के का चेहरा देख नहीं पाती, न फुटेज से फ़ोटो निकाल पाती है। मुंबई पुलिस रेलवे डिपार्टमेंट और उस दिन ट्रेन के टीटी से भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ सामने नहीं आता। मुंबई पुलिस दिल्ली तक पहुंच जाती है अपने गुनहगार की तलाश में, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। प्रीति के एक पड़ोसी पर भी शक आता है, तो उस पड़ोसी से भी पूछताछ होती है, लेकिन पता चलता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वो पड़ोसी दिल्ली में ही रहती है, तो पुलिस उस पड़ोसी को गिरफ्तार नहीं करते। ऐसे वक्त बीतता चला जाता है और ये एसिड अटैक केस को सुलझाने मानो महीने लग जाते हैं, तो केस मुंबई पुलिस से क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू कर देती है और मानो पूरी जी जान लगाकर ये केस सुलझाती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब गुनहगार पुलिस के हाथों से पकड़ा जाता है। 15 जनवरी 2014 को, यानी 8 महीने 17 दिन बाद, मुंबई पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर दिल्ली के क्राइम ब्रांच आते हैं और वो सारे नरेला पहुंच जाते हैं। नरेला वही जगह है जहां प्रीति दिल्ली में रहा करती थी, और इसी इलाके में जाकर पुलिस एक घर में 23 साल के एक जवान लड़के अंकुर पवार को गिरफ्तार करती है। आसपास के पड़ोसी और लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अंकुर पवार प्रीति का दोस्त था, तो पुलिस उसे क्यों लेकर जाती रहती है। अंकुर ने भले क्या किया होगा कि पुलिस उसको लेकर गई। ये सारी चीज़ें अंकुर के परिवार और प्रीति के परिवार के दिमाग में चलते रहते हैं। मुंबई पुलिस अंकुर को अपने साथ मुंबई लेकर जाती है और उससे पूछताछ चालू करती है।
अंकुर पवार पूछताछ की शुरुआत में ही अपना जुर्म कबूल कर देता है। उस दिन 1 मई 2013 को अंकुर जानता था कि प्रीति मुंबई के लिए रवाना हो रही है। वो जानता था कि प्रीति को एयरफोर्स में जॉब लगी है और वो ये भी जानता था कि प्रीति गरीब रथ ट्रेन से मुंबई जाने वाली है। नहीं नहीं, आपके दिमाग में आया होगा ये कोई सन की आशिक होगा जो प्रीति से अपने प्यार का बदला लेना चाहता था। तो ऐसा नहीं था। इस एसिड अटैक का कारण प्यार नहीं था, बल्कि थी जलन की भावना। अंकुर को जब पता चला कि प्रीति मुंबई जा रही थी तो उसने उसी दिन सल्फ्यूरिक एसिड लेकर च्यवनप्राश के डिब्बे में डाल दिया। 1 मई को वो भी गरीब रथ में 3:40 को सवार हो जाता है। वो जानबूझकर ट्रेन की टिकट नहीं लेता, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेन की टिकट लेकर वो अपने आप के लिए एक सबूत छोड़ देगा। इसलिए वो जानबूझकर टिकट नहीं लेता और जब भी टीसी को देखता तो वो एक कोच से दूसरे कोच घूमने लगता। अंकुर के दिमाग में था कि वो प्रीति को अकेले पाएगा तो उस पर तेज़ाब डालेगा और भाग जाएगा, लेकिन उसे वो मौका मिलता ही नहीं। जब भी प्रीति अकेले वॉशरूम जाती तो अंकुर उसका पीछा करता और वो प्रीति पर ट्रेन में ही तेज़ाब डाल देता, लेकिन हर बार वॉशरूम के बाहर कोई ना कोई पैसेंजर रहता। तो उसे डर लगता कि वॉशरूम के यहाँ अगर मैं प्रीति पर तेज़ाब डाल दूँ और किसी ने देख लिया तो मुझे पकड़ लेंगे और चालू ट्रेन से मैं खुद भाग भी नहीं पाऊँगा। तो अंकुर मुंबई पहुँचने तक वेट करता है और जैसे ही मुंबई में वो प्रीति को थोड़ी देर के लिए अकेला चलते देखता है, वो उसके बाएं कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। प्रीति रुककर देखती है, वैसे ही अंकुर उसके चेहरे पर और छाती पर तेज़ाब डालकर भाग जाता है। ट्रेन से उतरते ही अंकुर ने तय किया था कि वो प्रीति पर तेज़ाब डालेगा, इसलिए वो च्यवनप्राश का डब्बा भी खुला रखता है, जिसकी छींटें उसके शरीर पर भी उड़ती है। वो तेज़ाब उछलते ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जहाँ दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी रहती है। वो तुरंत ही दिल्ली आ जाता है। जब माँ बाप उसे पूछते हैं कि वो 2 दिन कहाँ था, तो वो झूठ बोल देता है कि वो उत्तराखंड गया था जॉब इंटरव्यू देने। आप सोचेंगे कि पुलिस को अंकुर के बारे में कैसे पता चला? तो पुलिस को अंकुर के बारे में उस पड़ोसी से मालूम पड़ता है जिसे पुलिस ने पहली बार पकड़ा था। तब पड़ोसी को पता था कि अंकुर प्रीति से बहुत जलता है और हो सकता है कि अंकुर ने ही उसके साथ कुछ ऐसा किया हो। प्रीति के कई फ्रेंड्स भी पुलिस को पूछताछ के समय यही बताते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अंकुर ऐसा क्यों करता है। प्रीति और वो एक ही उम्र के थे, दोनों के स्कूल अलग थे, लेकिन एक ही तरह की पढ़ाई कर रहे थे। अंकुर भी पढ़ाई करता था, प्रीति भी पढ़ाई करती थी। अंकुर भी प्रीति की तरह एग्ज़ाम दे रहा था ताकि उसे भी अच्छी नौकरी मिले। दोनों का परिवार एक दूसरे से अच्छा था, फैमिली फ्रेंड्स जैसे थे दोनों परिवार। लेकिन अंकुर को यही बात का गुस्सा था कि प्रीति होशियार थी और पढ़कर अच्छे मार्क्स लाती, लेकिन अंकुर पढ़ाई में कच्चा था और उसे इस बात के वजह से उसे उसका परिवार हमेशा ताना देता था। उससे हमेशा से प्रीति से जलन होता था और वो दिल से प्रीति से नफरत करता था। प्रीति का इसमें कोई भी दोष नहीं था, वो बस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। लेकिन अंकुर को प्रीति की बातें और सफलता बहुत चुभती। अंकुर को प्रीति के मुंबई जाने पर भी ताने मिल रहे थे और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए प्रीति को सबक सिखाने अंकुर ने उस पर एसिड अटैक किया। अंकुर को लगता था कि अब तक पढ़ाई की बात होती थी, लेकिन अब नौकरी में भी वो आगे बढ़ गई है। अंकुर की ऊंची सोच के कारण प्रीति को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंकुर सोचता कि अगर चेहरा बिगाड़ दूंगा तो प्रीति नौकरी के लायक नहीं रहेगी और फिर प्रीति की तारीफ नहीं होगी। ये अंकुर की बातें सुनकर पुलिस को बहुत अटपटा लगता है।
वो ये सोचना छोड़कर कि मैं खुद को काबिल बनाऊं, ये सोचने लगा कि मैं प्रीति को सबक कैसे सिखाऊं। प्रीति को पता तक नहीं था कि कोई उसके साथ कभी जलन में आकर ऐसा कुछ कर देगा। अंकुर की जलन के कारण प्रीति को अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ा। अब प्रीति के एसिड अटैक का केस मुंबई के सेशन कोर्ट में चल रहा था और 3 साल केस कोर्ट में रहने के बाद जज एएस शिंदे ये डिसाइड करती है कि अंकुर को उसके गुनाहों के लिए फांसी की सज़ा दी जाए। ये इंडिया का फर्स्ट केस था जहां एसिड अटैक होने पर किसी जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। पूरे दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश में एक बार एसिड अटैक की वजह से फांसी की सज़ा हुई थी और इंडिया दूसरी कंट्री थी जहां ऐसा कुछ दोबारा होने वाला था। कोर्ट में गवाहों के लिए जो पैसेंजर्स पर छींटे उड़े थे वो पैसेंजर्स और कुछ ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स बने। साथ ही साथ अंकुर का जला हुआ हाथ ये बात का सबूत था कि प्रीति पर एसिड उछालने के कारण कुछ एसिड अंकुर पर भी आया था। जज एएस शिंदे की फांसी की सज़ा देने का यही कारण था कि प्रीति सिर्फ 30 दिन जिंदा रही क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो हादसे के बाद कैसी दिख रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आंखों की रोशनी अब वापस लौटेगी या नहीं। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि वो खुद को देखती या घर वाले या माँ बाप प्रीति का चेहरा देखते तो वो डर जाते थे। अगर प्रीति के सामने उसके चेहरे की असलियत आ जाती और अगर उसके पास थोड़ी आंखों की रोशनी रहती और वो अपना चेहरा देखती तो शायद वो 30 दिन तक जिंदा नहीं रहती, वो पहले दिन ही मर जाती। जज ने ये भी कहा कि जो एसिड अटैक है वो उनके नज़रिए में रेप से भी बदतर है, क्योंकि रेप में तब उसकी आत्मा मर जाती है लेकिन उसे समझा बुझाकर देखभाल कर सही ट्रैक पर उसकी ज़िंदगी ला सकते हैं। लेकिन एसिड अटैक वाले को उसी शरीर और उसी चेहरे के साथ इस दुनिया के बीच रहना पड़ता है, जो अपने आप में सबसे मुश्किल काम है। प्रीति के मरने का कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, क्योंकि एसिड अटैक से प्रीति के बाहरी अंगों को ही नहीं बल्कि अंदर लीवर और गुर्दे में भी चोटें आई थी। लेकिन आप हैरान होंगे सुनकर कि जो अंकुर के वजह से 23 साल की लड़की 30 दिन तक तड़पती रही, उसे फांसी की सज़ा सुनकर थोड़ा भी शर्मिंदगी नहीं होती। वो बल्कि कोर्ट में अपनी सज़ा सुनकर हंस रहा था। पाप करने की सारी सीमाएं जैसे अंकुर ने लांघ ली थी। मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले पर अंकुर और परिवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील डाली थी कि केस की दोबारा से सुनवाई हो। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई सेशन कोर्ट के फांसी के सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। अंकुर आज जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने प्रीति की ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे सोचकर ही दिल दुखता है। अंकुर को अपने गुनाह के लिए फांसी की सज़ा भी कम है और पाप कर उसका पश्चाताप करना जैसे अंकुर समझा ही नहीं। चलिए इस दर्दनाक कहानी को यही समाप्त करते हैं। आपको ये क्राइम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।